मॉर्निंग टू वंस अगेन। बच्चों, आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, एक ऐसी स्त्री जिसने पुरुषों की तरह वीरतापूर्ण कार्य किए, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जिस तरह से झांसी की रानी ने अपने आप को प्रस्तुत किया, वह सब कुछ इस कविता में है। तो पढ़ते हैं कविता झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे अर्थात जब अंग्रेज भारत पर अपना वर्चस्व लगातार बनाते जा रहे थे, भारत भूमि पर अंग्रेजों के अत्याचार जब बढ़ रहे थे, तो सिंहासन हिल उठने से तात्पर्य है कि राजा महाराजा परेशान हो गए, अपनी सत्ता को बचा नहीं पा रहे थे। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भ्रकुटी अर्थात भौहें, और भौहें तानने से तात्पर्य क्रोध से है। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। वह पराधीन भारत, उसको बूढ़ा भारत कहा गया, ये प्रतीकात्मकता है। उस बूढ़े भारत में, उस पराधीन भारत में फिर से नई जवानी आ गई, और उस नई जवानी के आने का कारण झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। वह जो गुमी हुई आज़ादी थी, हम आज़ादी को भूल चुके थे, लगातार पराधीन रह करके, और हमने अपने आप को उसी तरह का बना लिया था। उस आज़ादी की कीमत हम सबने तब पहचानी जब झांसी की रानी ने उस स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को समर्पित किया। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी से तात्पर्य अंग्रेजों से। उन अंग्रेजों को भगाने का सभी लोगों ने निश्चय कर लिया। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। यहाँ पर तलवार पुरानी थी, इससे क्या तात्पर्य है? पुरानी तलवार से तात्पर्य है कि जो तलवारें अभी तक म्यान में थी, वह सभी तलवारें झांसी की रानी की तलवार के उठने के साथ ही उठने लगी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये सारी गाथा, ये सारी कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, अर्थात वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह तलवार हाथ में लेकर के अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध बहुत लड़ी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, अर्थात कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। मुंह बोली बहन अर्थात रियल सिस्टर नहीं थी, लेकिन वह उनकी बहन थी, मुंह बोली बहन। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी जिसका नाम लक्ष्मीबाई था, और अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। यहाँ नाना के संग से तात्पर्य नाना साहेब के साथ में
जिसको वह भाई समझती थी उन्हीं के साथ पढ़ती थी और उन्हीं के साथ खेली थी, अपना बचपन उन्हीं के साथ बिताया। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, अर्थात वह दूसरे आम बच्चों की तरह उसके खिलौने गुड़िया या कोई अलग तरह के खिलौने जो बच्चों के पास होते हैं वह नहीं हुआ करते थे। वह तलवारों से, ढालों से, कटारियों से खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बचपन से ही वीर पुरुषों की जीवनियां पढ़ना ये उसके शौक हुआ करते थे। शिवाजी ने किस तरह से अपनी आन बान और शान की खातिर पूरी तरह से समर्पण भाव का प्रदर्शन किया, वही कार्य लक्ष्मीबाई ने इसीलिए किया क्योंकि वह उन लोगों से काफ़ी प्रसन्न थी, उनसे काफ़ी उत्साहित थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उन बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी कि वह मर्दानी, वह वीरांगना इतनी लड़ी कि उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, वह झांसी वाली रानी ही थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, पता ही नहीं कि वो क्या थी। साक्षात लक्ष्मी थी, साक्षात दुर्गा थी, या फिर वीरता ने ही मनुष्य रूप में अवतार ले लिया था। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। उस समय मराठों ने जिस तरह से संघर्ष किया, उन मराठों को जब लक्ष्मीबाई का नाम जब सुनने में आया, उसकी यशोगाथाएं सुनने को आई तो वो बड़े प्रसन्न होते थे, उसकी तलवारों के वार देख करके बड़े आनंदित होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, क्या करती थी बचपन में, बच्चों की खिलौनों की उम्र में वह नकली युद्ध लड़ा करती थी, व्यूह की रचना किया करती थी और खूब शिकार खेलती थी। सैन्य घेरना, सेनाओं को चारों तरफ से घेर लेना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उसके खेल हुआ करते थे, उसके प्रिय खेल हुआ करते थे। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जो महाराष्ट्र की कुलदेवी थी, महाराष्ट्र राज परिवार की जो कुलदेवी थी, वही माँ भवानी उसकी आराध्य थी। वह भवानी की आराधना करती थी। ये बात हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी कि वह रानी खूब लड़ी जो झांसी वाली थी। हुई, देखो जीवन में परिवर्तन देखिए, बचपन बीत गया, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई शादी में। बच्चों, इस तरह के प्रश्न, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इस तरह के उठते हैं कि यहाँ पर वीरता से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ पर वीरता से तात्पर्य झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से है, प्रतीकात्मकता है। वीरता की वैभव के साथ सगाई
हुई, अर्थात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शादी झांसी के महाराजा से हुई। और यहाँ पर वीरता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है और वैभव वहाँ झांसी के महाराजा थे। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी की, और जब उसका विवाह महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ तो वह वहाँ जाकर के और रानी बन गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। जब वह विवाह के बाद झांसी पहुंची तो पूरे राजमहल में चारों तरफ बधाइयों का तांता लग गया, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई, आनंद ही आनंद छा गया। सुभट, सुभट, भट मतलब योद्धा, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी, कैसी थी वह? उन बुंदेलखंड के लोगों की विरुदावली की तरह थी, यशोगाथा की तरह थी। वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कैसा लगता है जब लक्ष्मीबाई का गंगाधर राव के साथ विवाह हो जाता है, तो जैसे चित्रा ने अर्जुन को प्राप्त कर लिया हो, जैसे शिव ने पार्वती को प्राप्त कर लिया हो, ऐसा लगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी तरह से लगातार बुंदेलखंड के हर बोलों के द्वारा जो ये यशोगाथा हमने सुनी कि वो रानी खूब लड़ी जो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट इस पार्ट के अगले घटनाक्रम को बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। बच्चों जैसे आपने अब तक झांसी की रानी कविता में ये देखा कि किस तरह से उसका बचपन बीता, बचपन के बीतने के बाद जब वह विवाह होकर झांसी गई तो वहाँ पर किस किस तरह के घटनाक्रम होते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। जब भी कोई वर्ड आता है उसको नोट डाउन करते रहिए। मुदित हुआ सौभाग्य, उदित हुआ सौभाग्य, उदित होना, उदय होना यानी स्टार्ट होना, प्रारंभ होना, उसका सौभाग्य उदित हुआ था। और मुदित, मुदित मतलब प्रसन्न, प्रसन्न होकर के वह महलों में उजियाले की तरह छा गई। चारों तरफ आनंद ही आनंद फैल गया जब महारानी लक्ष्मीबाई झांसी में आई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन समय की गति देखिए, समय बड़ा बलवान है। समय के साथ ये घटित हुआ। क्या घटित हुआ? किंतु, पहले अर्थ समझते हैं। किंतु काल गति चुपके चुपके, बिना कुछ बताए समय चक्र देखिए क्या घटनाक्रम घटित करता है। काली घटा घेर लाई, चारों तरफ से दुखों की घटाएं आने लगी। तीर चलाने वाले कर में, कर का क्या मतलब है बच्चों? कर का मतलब हाथ। उन तीर चलाने वाले हाथों में उसे चूड़ियां कब भाई? यहाँ पर उसे किसके लिए कहा? उस भाग्य के लिए। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई? अर्थात वह काल की गति, उसका जो भाग्य था, उसने ये देखा कि जो हाथ तीर चलाने वाले हैं, अर्थात जो वीरांगनाओं के हाथ हैं, वह केवल चूड़ियों के लिए नहीं होते। जिन हाथों में तलवारें होती है उनमें तलवारें ही होनी चाहिए। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। इस तरह से वह रानी विधवा हो गई, राजा का देहांत हो जाता है। और लक्ष्मीबाई, वह जो मनु अपने बचपन को आनंद से बिताती हुई आई थी, वह
झांसी पहुंचने के कुछ समय बाद, कुछ वर्षों के बाद विधवा हो जाती है। विधि को भी नहीं दया आई। विधि से तात्पर्य भाग्य। विधाता विधि से ही बनते हैं, भाग्य के दाता। निह संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। निह संतान मरे राजा जी, तब जब राजा का देहांत हुआ तब उनके कोई संतान नहीं थी और रानी शोक समानी थी। उस समय रानी शोक में पूरी तरह से डूबी हुई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट, बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्ष आया। अंग्रेजी साम्राज्य ने एक परंपरा कायम कर रखी थी कि अगर कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसकी जितनी भी सत्ता थी, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज थी, वह सब अंग्रेज हड़प लेते थे। यहाँ पर भी इस तरह का हुआ। बुझा दीप झांसी का, जिस समय झांसी का दीप बुझा, महाराज गंगाधर राव जिस समय दुनिया से चल बसे, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। तो लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। उसे पता लगा कि अब इससे अच्छा अवसर कुछ हो ही नहीं सकता। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। जब वह ब्रिटिश राज्य का कोई वारिस नहीं रहा, तब फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लॉर्ड डलहौजी ने दुर्ग पर आक्रमण किया और अपना झंडा उस किले पर फहरा दिया, उसे अपने अधीन ले लिया। लावारिस का वारिस बन करके और उस अंग्रेजी साम्राज्य का जो व्यक्ति था, भारत में जो प्रतिनिधि था लॉर्ड डलहौजी, वह वहाँ पर आ गया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा। जब ये घटना किस तरह से अंग्रेज आकर के उसके किले पर पूरी तरह से अपना अधिकार कर लेते हैं, तो रानी अश्रुपूर्ण दृष्टि से देखती है और झांसी हुई वीरानी थी। वीरानी मतलब वीरान। झांसी पूरी तरह से वीरान लगने लगी थी। इस तरह से ये कहानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कि वह झांसी की रानी खूब लड़ी। बच्चों आगे देखते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है। ये अंग्रेज जो है वह अनुनय विनय विनम्रता पूर्वक यदि इनसे बात करें तो ये किसी की नहीं सुनते। विकट फिरंगी की माया, इस तरह अंग्रेजों की माया, अंग्रेजों का जो स्थिति थी अंग्रेजों की, वो बहुत विकट प्रकार की थी, बहुत मुश्किल थी, बहुत विशेष थी। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तब दया का पात्र बन करके भारत में आई और भारत में धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगी।
डलहो जी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। इस तरह से जब लॉर्ड डलहो जी ने उस कंपनी के साथ साथ अपने आप को सत्ता में धीरे धीरे स्थापित करने लगा, सभी राजाओं को अपने अधीन करने लगा, इस तरह से इस भारतवर्ष की काया ही पलट गई। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया, बड़े बड़े राजा महाराजा नवाब जो थे उसने अपने पैरों से ठुकराया, अर्थात उन लोगों का तिरस्कार कर दिया, उन लोगों का मान मर्दन कर दिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी दासी बनी यह, वह रानी जो थी वह उन लोगों के लिए दासी के रूप में बनी, किंतु ये दासी अब महारानी थी। उसने किसी भी तरह से अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उस लक्ष्मीबाई ने अपने आप को महारानी के रूप में स्थापित रखा। बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने ये कहानी सुनी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ में राजधानी दिल्ली आ गई। लिया लखनऊ बातों बात, और लखनऊ जो बहुत बड़ा साम्राज्य था उसको ही बातों में अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में, वहाँ पर पेशवा जी को भी बिठूर में कैद कर लिया गया। हुआ नागपुर का भी घात, इस तरह से नागपुर को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक जैसी जो रियासतें थी इनकी कौन बिसात, अर्थात इनकी औकात ही क्या है, जिसे हम देशज भाषा में कहते हैं। ये अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। वज्र गिरा था किस पर, सिंध पर, पंजाब पर, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात, अर्थात इन जगहों पर अंग्रेजी सत्ता धीरे धीरे काबिज होने लगी थी। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बंगाल और मद्रास कुल मिलाकर धीरे धीरे भारत की जो बड़ी बड़ी ताकतें थी, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वह धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन आ रहे थे। और इस तरह से ये यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, और इसके बाद अगला जो है वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग अगेन बच्चों। इस तरह से झांसी की रानी कविता में अब तक बताया गया कि किस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई पर दुखों के पहाड़ टूटे और किस तरह से अंग्रेजों ने भारत के प्रत्येक प्रांत पर अपना दबदबा कायम करने के लिए बहुत अधिक लड़ाइयाँ लड़ी, और उन लड़ाइयों में दूसरे जो राजा थे वो हारते जा रहे थे। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार। अर्थात रानियां और बेगमें सभी बहुत परेशान थी। रानियां महलों में रो रही थी, तो जो बेगमें थी राजाओं की, जो नवाबों की बेगमें थी, वह गमों से परेशान थी। उनके
गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। और जब उनके ऊपर अपना आधिपत्य अंग्रेजों ने जमा लिया तो उनके गहने और कपड़े कलकत्ता के बाजार में, जो उस समय राजधानी हुआ करता था, वहाँ पर बिकते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और अंग्रेजी अखबारों में इस तरह की नीलामी के विज्ञापन आए दिन देखने को मिलते थे। और इस तरह से वहाँ लिखा होता था कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलख हार, अर्थात नागपुर जहाँ पर कब्जा किया तो वहाँ के जेवर और लखनऊ के नौलखा हार को वह लोग नीलाम करते थे। यों पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यों पर्दे की इज्जत, रानियां, महारानियां, बेगमें जो पर्दे में रहा करती थी अब वह बेपर्दा हो गई। इस तरह से परदेसी के हाथ, अंग्रेजों के हाथ में अपनी इज्जत को नीलाम होती वह देख रही थी। और इस तरह से हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से ये कहानी सुनी कि खूब लड़ी मर्दानी जो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट, कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटिया में थी विषम वेदना, वेदना, पीड़ा, दुख, विषम वेदना, बहुत विपरीत परिस्थितियां थी, दुख थे, पीड़ाएं थी। और महलों में आहत अपमान, गरीब लोग पीड़ित थे तो महल में रहने वाले लोग अपने अपमान से आहत थे, दुखी थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, ये देश सैनिकों के दम पर बड़ा होता है और उन्हीं के दम पर खड़ा होता है। ये स्थिति तब से अब तक बनी हुई है। उन सैनिकों को अपने पूर्वजों के अभिमान के आहत होने की चिंता थी, क्योंकि उनके पूर्वज किस तरह से अपनी आन बान और शान की खातिर लड़ कर के और शहीद हो गए। नाना धुंधु पेशवा जुटा रहा था सब सामान, नाना धुंधुपन और बाजीराव पेशवा ये युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, अंग्रेजों से मुक्त होने की तैयारी में थे। उसी समय बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। उसी समय जब नाना साहेब और बाजीराव पेशवा जब युद्ध के सामान जुटा रहे थे, उसी समय महारानी लक्ष्मीबाई ने, बहिन छबीली कहा गया है लक्ष्मीबाई के लिए, उन्होंने रणचंडी का खुला आह्वान कर दिया, अंग्रेजों को खुली चुनौती दे दी। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। यहाँ पर किस यज्ञ की बात की गई है? यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की बात की गई है। इस तरह का यज्ञ प्रारंभ हुआ जिसमें अपने लहू की आहुतियां देनी थी। वह यज्ञ प्रारंभ, स्वतंत्रता संग्राम का यज्ञ प्रारंभ हो चुका था। सोई ज्योति जगानी थी, लोगों के अंतर मन में जो आज़ादी की तमन्नाएं खो गई थी उसको जिंदा करने के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लोगों को जगाया, लोगों को जागरूक किया आज़ादी के प्रति। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, ये वीरता की गाथा हमने बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से सुनी कि वह महारानी खूब लड़ी जो झांसी की रानी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी
अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। एक समय था जब अंग्रेजों ने एक एक करके बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन परिस्थितियां बदली। महारानी लक्ष्मीबाई के कारण लक्ष्मीबाई ने उन सोए हुए लोगों को जिंदा किया, जागृत किया, उन मरे हुए लोगों को जिंदा किया, उनके अंदर जोश भरा और महलों ने दी आग। ये आग क्या है? ये आग थी स्वतंत्रता की ज्वाला। महलों ने जिसको जागृत किया, राजा महाराजाओं ने उत्साहित किया और झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। उन झोंपड़ी में रहने वाले लोगों ने भी, सभी तरह के वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने आप को जागृत कर लिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। ये चिंगारी आई कहाँ से? अंतरतम से। जो लोग अंग्रेजों से परेशान थे, उनकी इस तरह की स्थितियों के कारण जब बहुत अधिक परेशान हो गए, तो उनके अंतर्मन से एक आवाज़ चिंगारी के रूप में आई कि अब हम अधिक गुलाम नहीं रहेंगे और इस अंग्रेजी साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे। झांसी चेती, दिल्ली चेती। झांसी जागृत हुआ, दिल्ली जागृत हुआ और लखनऊ में भी इस तरह से आज़ादी के इस संग्राम की लपटें उठने लगी थी। एक विद्रोह खड़ा हो गया था। मेरठ, कानपुर, पटना, इन्होंने भी भारी धूम मचाई थी। अर्थात धीरे धीरे मेरठ, कानपुर और पटना जैसे शहरों में भी आज़ादी के इस संग्राम की स्थितियाँ बहुत विशेष होने लगी थी। आज़ादी के लिए मर मिटने वाले लोग आगे आ रहे थे। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। इसी तरह जैसे बहुत सारे राजवंश धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध आ रहे थे, जबलपुर और कोल्हापुर में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने लगा। और इस तरह से ये कहानी हमने बुंदेली हर बोलों के मुँह सुनी थी। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह झांसी की रानी की ये अमर कहानी सुनी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंध तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। कौन कौन लोग इस स्वतंत्रता संग्राम में काम आए, अर्थात शहीद हो गए, अपनी मातृभूमि के काम आ गए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, यह स्वतंत्रता रूपी जो महायज्ञ हो रहा था, इसमें कई वीरवर। यहाँ वर शब्द का क्या तात्पर्य है? वर का तात्पर्य श्रेष्ठ से। कई श्रेष्ठ वीर इस महायज्ञ में काम आए। नाना धुंधु, तांतिया टोपे और अजीमुल्ला जैसे सरनाम व्यक्ति, सरनाम मतलब प्रसिद्ध, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह और कई अभिराम सैनिक, बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट लोग जो थे, वह इस युद्ध में काम आए। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। वे लोग जो इस देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए इतना कुछ कर गए, उनके नाम हमेशा भारत के इतिहास में हमेशा लिखे रहेंगे। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। कई लोग आज भी बहुत बड़ा व्यंग्य उन लोगों पर किया है जो देशभक्तों को आतंकवादी का रूप दिया करते थे। जिन लोगों ने अपनी
मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन लोगों को आतंकी कहा जाता था, क्योंकि जो राजा महाराजा अंग्रेजों से मिले हुए थे वह इन लोगों को गलत मानते थे, इन लोगों को जुर्म करने वाला समझते थे। इस तरह से पर उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने वाली थी। ये सारी बातें बुंदेलखंड के हर बोलों के मुँह से हमने सुनी और वो महारानी खूब मर्दों की तरह लड़ी जो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, ये था अब तक का झांसी की रानी पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। अब तक हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा लोगों के अंतर्मन में जो चिंगारी जलाई थी उसके बारे में पढ़ा। लक्ष्मीबाई ने जो चिंगारी लोगों के अंतर्मन में जलाई, उससे कई राजवंश अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। लेकिन उस दौरान कुछ लोग, कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे, कुछ राजा महाराजा ऐसे भी थे जिनको अपनी आन बान और शान से ज़्यादा प्यारी अपनी सत्ता लगती थी, दौलत लगती थी। उसी संदर्भ में आगे स्टार्ट करेंगे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। छोड़ो उन लोगों की बातें, किन लोगों की, जो अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे, जो अंग्रेजों के पक्ष में थे। उन लोगों की बात छोड़कर हम चलते हैं झांसी के मैदानों में। क्या देखते हैं वहां पर? जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह वीरता पूर्ण कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रही है और उसकी वीरता का क्या प्रभाव अंग्रेज अफसर पर पड़ता है, सेनापति पर पड़ता है। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। लेफ्टिनेंट वोकर उस समय आया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध लड़ने लगा। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। ये आसमानों शब्द को ध्यान से समझना। रानी ने तलवार खींच ली, महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी म्यान से तलवार निकाली। लेफ्टिनेंट वोकर जब आया तो, और हुआ द्वंद्व असमानों में, असमान लोगों में द्वंद्व हुआ। कहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कहाँ लेफ्टिनेंट वोकर, दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। जख्मी होकर वोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जख्मी होकर वोकर भागा, लेफ्टिनेंट वोकर घायल होकर के भाग जाता है। उसे अजब हैरानी थी, बड़ा आश्चर्यचकित था कि इस महारानी ने मुझे हरा दिया, कितनी बड़ी वीरांगना होगी। और इस तरह से ये कहानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कि वो महारानी जो मर्दों की तरह खूब लड़ी। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी बड़ी काल्पी आई, उसको हरा करके, लेफ्टिनेंट वोकर को हरा करके, और रानी काल्पी की तरफ बढ़ गई। धीरे धीरे वह अपने खोए हुए राज्यों को अपने अधीन लेना चाहती थी।
कर 100 मील निरंतर पार, लगातार 100 मील तक चल करके कालपी पहुंची। वहां पर एक दुखद घटनाक्रम घटित होता है, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर। वह घोड़ा जो लगातार चलने के कारण थक गया था, वह धरती पर गिर गया। गया स्वर्ग तत्काल सिधार, और उसी समय स्वर्ग सिधार गया। यह देश बहुत विचित्र देश है, बहुत विशेष देश है, जहाँ पर इंसान तो इंसान, जानवर भी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दिया करते हैं। यही उदाहरण यहाँ पर है, और ऐसा ही एक उदाहरण महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, और फिर भी उस स्थिति में भी अंग्रेज लगातार रानी से हार रहे थे। लक्ष्मीबाई ने यमुना के तट पर फिर अंग्रेजी सेना को हराया और लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, और आगे बढ़ती हुई ग्वालियर तक पहुंच गई, और वहां पर भी अंग्रेजी सेना को हराकर उस पर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। किंतु एक बड़ी चिंता का विषय ये था उस समय कि कई राजा अंग्रेजों से मिले हुए थे। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। सिंधिया परिवार, ग्वालियर का जो सिंधिया परिवार था वो अंग्रेजों से मिला हुआ था। जो ही ग्वालियर की तरफ महारानी लक्ष्मीबाई पहुंची, उसी समय सिंधियों ने, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। उसी समय राजधानी छोड़ करके डर के मारे ये लोग भाग गए। इस तरह जो बुंदेलखंड के हर बोलों ने जो गाथा हमें सुनाई कि वह खूब लड़ी मर्दानी जो झांसी वाली रानी थी। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। ऑनलाइन क्लासेज। बच्चों, अभी तक महारानी लक्ष्मीबाई की यशोगाथा को हम पढ़ रहे थे। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लक्ष्मीबाई ने अपना जौहर दिखाया, अंग्रेजों को लगातार हराती हुई आगे आगे और आगे ही बढ़ती जा रही थी कि अचानक उसका घोड़ा गिरा और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। और उसी समय वह ग्वालियर पहुंची। ग्वालियर का राजा अपनी राजधानी छोड़ करके भाग जाता है। विजय मिली, आगे देखो, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। क्या करती, कहाँ तक लगातार संघर्ष करती। विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों की सेना, जो ही लक्ष्मीबाई ने लगातार विजयश्री का वर्ण किया, अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। इस बार जनरल स्मिथ सामने आया, लेकिन उसको भी मुंह की खानी पड़ी, उसको भी लक्ष्मीबाई से हार माननी पड़ी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। कान्हा और मंदरा नाम की दो उसकी सहेलियां थी, वह भी उस मैदान में लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध कर रही थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। केवल लक्ष्मीबाई ही नहीं, उसकी सहेलियां भी बड़ी वीरांगनाएं थी, बड़ी जोशीली थी। उन्होंने भी युद्ध क्षेत्र में धूम मचा दी, अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से हराया। पर पीछे व्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किंतु धोखे से पीछे से व्यूरोज आ गया, अंग्रेज अफसर आ गया और हाय गिरी महारानी थी। इस तरह से दोनों तरफ से उसे घेर लिया गया। बच्चों, इसमें बताया गया यहाँ पर कि स्मिथ जो था उसने भी मुंह की खाई, लेकिन उसी समय व्यूरोज वहां पर आ गया और उसके आने से अब दोनों तरफ से वह गिर गई थी। इस तरह से बुंदेलखंड के हर बोलों ने हमें ये कहानी सुनाई, महारानी लक्ष्मीबाई की यशोगाथा सुनाई। तो भी रानी मार काट कर
चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। ऐसी विषम स्थितियों में भी जब दोनों तरफ से घिर चुकी थी, फिर भी तलवार को लगातार लहराती हुई उस सेना के, अंग्रेजी सेना के पार पहुंच जाती है। किंतु सामने नाला आया था ये संकट विषम अपार। ये बहुत बड़ा संकट था जिससे पार पाना मुश्किल था। सामने नाला आ गया और घोड़ा अड़ गया, घोड़ा उस नाले को पार नहीं कर पाया। वो नया घोड़ा था, वह लक्ष्मीबाई का जो पुराना घोड़ा था, वह अपने प्राणों की आहुति इस समर में पहले ही दे चुका था। इतने में आ गए सवार, इतनी ही देर में विपक्षी लोग, विरोधी लोग उसी समय आ गए। उसी समय दूसरे घुड़सवार आ जाते हैं। रानी अकेली थी और शत्रु बहुत सारे थे, बहुतेरे अर्थात बहुत सारे। होने लगे वार पर वार, लगातार महारानी लक्ष्मीबाई पर वार होने लगे थे और घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और घायल होकर के और शेरनी की तरह गिर गई। वह घायल सिंगनी लगातार संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हो गई। इस तरह से एक महान वीरांगना इस देश के काम आई। और ये कहानी हमसे बुंदेलखंड के हर बोलों ने कही कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नेक्स्ट, रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। महारानी लक्ष्मीबाई अब स्वर्ग सिधार चुकी थी, अब तो चिता ही उसकी सवारी थी। अर्थात अब जो घोड़े पर सवार थी तलवार लेकर के, अब वो उस चिता पर सवार हो जाती है। किंतु कितना अच्छा वर्णन किया है। मिला तेज से तेज, आग के अंदर भी तेज था और उस दिव्य आत्मा में भी तेज था। वो महारानी लक्ष्मीबाई का तेज उस अग्नि के तेज से मिल गया। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। इस तरह का सम्मान उसको मिलना ही था, इसकी वह सच्ची अधिकारिणी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। केवल 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए इतना कुछ करके वह स्वर्ग सिधार गई। तो ऐसा लगा जैसे वह कोई मनुष्य नहीं हो, कोई अवतारी हो। इस तरह का उसने कार्य किया। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। उसने जो युद्ध की जो ज्वाला जगाई, जो क्रांति उसने प्रारंभ की, वह हम सबको जगा गई। हमें भी स्वतंत्रता के लिए उसने आगे बढ़ने को तत्पर किया। हम लोग तभी से आतुरतापूर्ण स्वतंत्रता की तमन्ना अपने मनों में रखने लगे। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वह महारानी हमें रास्ता दिखा गई। वह रास्ता आज़ादी का था। 1857 में वह चिंगारी जो जली, वह 1947 में पूरी तरह से अपना रौद्र रूप दिखा चुकी थी। उसी के कारण आज हम इस स्थिति में हैं। दिखा गई पथ, पथ यानी रास्ता। उस रानी लक्ष्मीबाई ने हमें रास्ता दिखाया।
सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, हमें अपने अस्तित्व के लिए किस तरह से लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए ये हमको सिखा गई। ये कहानी हमने बुंदेलखंड के जो हर बोले थे उनके मुंह से सुनी। आओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, हम भारतवासी कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आपको किस तरह से आपने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। हम तुम्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं और पूरी तरह से हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, ये तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये अक्षुण्ण आज़ादी की आग हमारे अंतर मन में रखेगा। होवे चुप इतिहास, चाहे इतिहास चुप हो जाए, इतिहास मौन हो जाए, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे सच बोलने वालों को फांसी लगने लग जाए, सही कहने वालों को लोग गलत कहने लग जाए, उनकी बुराइयां करने लग जाए, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे फांसी, चाहे गोलों से हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। चाहे इस विजय के बाद चाहे गोले दाग दाग करके झांसी को पूरी तरह मिटा भी दिया जाए, तब भी तुम्हारा नाम इतिहास के पृष्ठ पर से कभी नहीं मिटेगा। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अपने आप में स्मारक है, तुम्हारी जो स्मृतियां है वो अपने आप में स्मारक है, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ऐसी निशानी थी जो कभी मिट नहीं सकती। तो बच्चों इस तरह से ये वीरता जगा देने वाला पाठ, ये ओजस्वी भावों से परिपूर्ण पाठ जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, इसमें महारानी लक्ष्मीबाई के वीरता के प्रसंगों का जबरदस्त तरीके से वर्णन किया है। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वह प्रश्न PDF के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे।